हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉडी फ्लूइड और वो बॉडी फ्लूइड किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो दीज आर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी। कि ट्रांसपोर्टेशन दो कामों के लिए, पहला कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, उनको एक्सचेंज करवाने के लिए, एंड एट द सेम टाइम जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, एक फ्लूइड की जरूरत होती है, एंड दे फॉर्म द बॉडी फ्लूइड। तो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब जनरली हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नाम से आपको पता चल रहा होगा, इंट्रा, इंट्रा का मतलब विद इन सेल, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब इन बिटवीन द सेल। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एज द नेम सजेस्ट, विद इन द सेल साइटोप्लाज्म, राइट। इसको शॉर्ट में आप आईसीएफ भी लिख सकते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इसमें देखिए, मान लीजिए एक सेल है हमारी, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के केस में क्या क्या होगा, देखिए। सबसे पहले अगर हम आयंस की बात करें तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस की, मैक्सिमम होंगे। देन सेकेंडली जो मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे दैट विल बी मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयंस, ये मॉडरेट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मीडियम भी आप कह सकते हैं। बट सोडियम, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है इन केस ऑफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्लियर टू एवरीवन। एट द सेम टाइम अगर इसको हम देखें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ, उसकी कंपोजिशन देखें, ईसीएफ जिसको आप कह सकते हैं, तो ईसीएफ में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स इंक्लूड होते हैं। इट इंक्लूड्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटर का मतलब विद इन, ठीक है। तो बिटवीन टिश्यू जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा कहां प्रेजेंट होता है, सॉरी, ये ब्लड में प्रेजेंट होगा, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको हम सीएसएफ लिखते हैं, ये कहां प्रेजेंट होता है, इनसाइड ब्रेन। तो ये सारे के सारे, इवन डाइजेस्टिव फ्लूइड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होगा, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो यहां पे अगर हम आयंस की बात करें तो सोडियम मेन आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, बाइकार्बोनेट आयंस और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारे के सारे बहुत लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो जस्ट रिवर्स हो गया किसका, इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, जो सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, उनके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, उनको ट्रांससेलुलर फ्लूइड भी बच्चों कहते हैं। तो अगर कहीं ये वर्ड आपको दिख जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड। तो हमारी बॉडी में कौन से ऐसे फ्लूइड है मेनली जो ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड और लिम्फ। ये दो वो फ्लूइड्स हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट किसके हेल्प पे करेगा, विद हेल्प ऑफ पंपिंग ऑर्गन। तो पंपिंग ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी में, हार्ट है। उसके अलावा इस पंपिंग ऑर्गन को हेल्प कौन करता है, आर्टरीज और वेन्स करती हैं, मतलब ब्लड वेसल्स। तो ब्लड, पंपिंग ऑर्गन हार्ट, उसको हेल्प करने वाली ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम भी आप कह सकते हैं। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो इन तीनों चीजों को, राधा चारों चीजों को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या आ जाता है बच्चों,
ब्लड। तो ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें, आप 8-9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्लाज्मा होता है, उसमें ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है, राइट। बट थोड़ा सा अभी हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं मेजरली। एक पार्ट को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, प्लाज्मा। दूसरे पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आ जाते हैं आपकी तीनों टाइप की ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको। प्लाज्मा मेजर पोर्शन है, एज यू कैन सी हियर 55% बनाता है, जबकि ये दोनों मिलके 45% बनाते हैं। अब आप सोचोगे कि प्लेटलेट्स कहां गए, अभी हम जब डिस्कस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली दीज आर जस्ट सेल फ्रेगमेंट्स, ये ट्रू सेल्स नहीं होती, दे आर सेल फ्रेगमेंट्स। तो प्लाज्मा से शुरू करें, चलिए। तो प्लाज्मा, तो अभी तक आपको ये पार्ट पता चल गई है कि 55% है, यहाँ पे कोई सेल्स नहीं है, तो ये नॉन सेलुलर पार्ट भी है, या इसको हम नॉन सेलुलर पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए। अब कब, और इसकी पीएच जो है एल्कलाइन। अच्छा, एक चीज और बताइए आप यहाँ पे मेरे को, ब्लड की कंपोजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लड का पीएच कितना होता है, चलो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। 7.4 पीएच होता है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। और जो पीएच है आर्टरीज में हाई होती है ब्लड की एज कंपेयर टू वेन्स। आर्टरीज में पीएच हाई, वेन्स में पीएच लो। ब्लड 30 से 35% बनाता है बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। ठीक, अब हम आ जाते हैं वापस से प्लाज्मा पे। तो नॉन सेलुलर पार्ट जिसकी एल्कलाइन पीएच होती है, जो 55% बनाता है हमारे ब्लड का। कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो ब्लड सॉरी प्लाज्मा कंटेन्स मेजर पार्ट 90 से 92% तक इसमें होता है वाटर। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स होते हैं विच फॉर्म 6 to 8%, देन मिनरल्स फॉर्म्स नियरली 1%, और इसके साथ साथ और कई सारी चीजें यहां पे प्रेजेंट होती हैं। यहां पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, यहां पे प्रेजेंट होंगे गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कुछ हार्मोन्स भी यहां पे प्रेजेंट होंगे। तो एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रोटीन्स की, तो यहाँ पे जो प्रोटीन है मेनली 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप का प्रोटीन है उसको फाइब्रिनोजन कहा जाता है, ये क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो क्लोटिंग प्रोटीन भी इसको कहा जाता है। और ये कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम लीवर। दूसरा जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस इज फर्स्ट वन। दूसरा प्रोटीन यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज ग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। दे आर एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का फंक्शन आपको पता है क्या करती हैं, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। और तीसरे टाइप के जो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट हैं दे आर एल्ब्यूमिन्स। जैसे एग का एल्ब्यूमिन होता है, तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। तो 3 टाइप के प्रोटीन मेनली प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा मिनरल्स, मिनरल्स में आपके आयंस आ जाएंगे, सोडियम आयन, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, ये सारे आयंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 एंड H2O, सॉरी CO2 एंड O2, एक्सक्रीटरी वेस्ट लाइक यूरिया। तो ये ओवरऑल कंपोजिशन हो गई आपके प्लाज्मा की। ठीक है, तो ये है नॉन सेलुलर पार्ट प्लाज्मा का। एक क्वेश्चन जो मेजरली पूछा जाता है, एक वर्ड रादर, व्हाट इज सीरम। सीरम क्या होता है कि अगर प्लाज्मा में से अगर हम माइनस करते हैं किसको, क्लोटिंग फैक्टर को, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को अगर हम हटा दें देन इट इज नोन एज सीरम। याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सेलुलर पार्ट पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में तीनों टाइप की ब्लड सेल्स आती है बच्चों, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो ये कैसा पार्ट है, ये सेलुलर पार्ट है जो कि 45% बनाता है।
तो तीनों टाइप की सेल्स की हम बात कर लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी से। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिनको इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। शॉर्ट में मैं आरबीसी भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का होता है। तो तीन चीजें तो सबसे पहले आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहले चलो नंबर की ही बात कर लेते हैं। नंबर बहुत हाई होता है, 5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड आरबीसी प्रेजेंट होती है बच्चों मेरे। दूसरा इंपॉर्टेंट की शेप और स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये होती है बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, कैमल एंड लामा, दो एनिमल्स ऐसे हैं, कैमल एंड लामा ऐसे एनिमल्स हैं जहां पे ओवल आरबीसीज होती हैं। ये एक्सेप्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ई न्यूक्लिएटेड या विदाउट न्यूक्लियस आप लिख सकते हो। तो न्यूक्लियस नहीं होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इट प्रोवाइड मोर स्पेस टू हीमोग्लोबिन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होता, तो सेल ऑर्गेनली ना होने का भी फायदा है। माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है इसका मतलब, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कैसा रेस्पिरेशन होगा बच्चों? अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो आरबीसीज में रेस्पिरेशन कैसा होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक चीज जो मोस्टली 99% लोग स्किप कर जाते हैं कि यहाँ पे आरबीसीज में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। याद आया? गैसियस ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कार्बोनिक अनहाइड्रेज CO2 प्लस H2O, कार्बोनिक अनहाइड्रेज के प्रेजेंस में H2CO3 बनाते हैं, तो ये CO2 ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। याद रहेगा? तो मेन फंक्शन भी क्या हो गया? चलिए पहले फंक्शन से पहले लाइफ स्पैन बता देते हैं इसका। लाइफ स्पैन आरबीसी का होता है 120 डेज, 120 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है, नई आरबीसी बन जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर लें, क्योंकि हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करी है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये भी वहां से ही आपको याद होगा, 12 to 16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, है ना। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। रेड, जो ब्लड का रेड कलर है वो इसी की वजह से होता है। अब आरबीसी की फॉर्मेशन कहां होती है? आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस। और दो वर्ड और आप याद रखिएगा, पोलीसाइथेमिया, पोलीसाइथेमिया एंड इरिथ्रोसाइटोपेनिया। इरिथ्रोसाइटोपेनिया, पेन का मतलब कुछ कमी है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, दैट इज कॉल्ड एज पोलीसाइथेमिया। और एबनॉर्मल डिक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा? ड्रास्टिक डिक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा? पेनिया, पेन। ठीक है। और जो एक्सेस आरबीसीज हैं दे आर स्टोर्ड इन स्प्लीन। तो स्प्लीन को क्या कहा जाता है बच्चों मेरे? स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, याद रह जाएगी बात। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? स्प्लीन। अब मैं फॉर्मेशन की बात बता रहा था, आरबीसी की फॉर्मेशन कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए तीन जगह पे आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। अर्ली एम्ब्रियो लाइफ में ये फॉर्मेशन होती है यॉर्क सैक में, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। लेटर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये लीवर और स्प्लीन में बनती है, और उसके बाद ये माइग्रेट कर जाती है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ ये माइग्रेट कर जाती हैं, उनकी फॉर्मेशन कहां पे होती है? बोन मैरो में। अब बोन मैरो में कहां पे होती है? चलिए आपको दिखाते हैं, बोन मैरो बनाते हैं आपके लिए। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, पर चलिए हम काम चला लेंगे। ये रेड बोन मैरो, और यहां पे हम बना देते हैं येलो बोन मैरो। दोनों तरफ रेड,
और बीच में येलो बोन मैरो, ठीक है। और यहीं पे साथ में होंगी कुछ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स भी आपको लिए दिखा देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, जो रेड बोन मैरो है, उसके बाद यहां पे स्टेम सेल्स हैं, येलो बोन मैरो है, तीन चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो किससे आरबीसी की फॉर्मेशन कहां से हो रही है, रेड बोन मैरो से, ठीक है। और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन स्टेम सेल में स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको मेगा कैरियोसाइट्स कहा जाता है, उससे प्लेटलेट्स बनेंगे, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। और जो बाकी पार्ट बच गया वहां से डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन होगी। तो इन दिस वे इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो बोन मैरो की स्पेशल सेल्स हैं उनका भी अगर आप नाम याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, हिमेटोसाइटोब्लास्ट, उनसे इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरी जो सेल्स हैं उनकी बात है, उनकी बात करते हैं, डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनको कहते हैं हम, इनका कॉमन नाम बताइए, बताओ बताओ फटाफट, अगर किसी को याद है तो फटाफट एक बार बताओ, डब्ल्यूबीसीज का कमेंट सेक्शन में नाम बताओ। यस, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है बच्चों इनको, दे आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स। तो ये है कलरलेस, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता बच्चों मेरे। नंबर, जैसा हमने वहां पे स्टार्ट किया था, नंबर बहुत कम है एज कंपेयर टू आरबीसी, 6000 से 8000, 6 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इनका नंबर होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेशो डब्ल्यूबीसी टू आरबीसी रेशो क्या होगी, 1:600, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मेरे, याद रख सकते हो आप इसको, ठीक। चलिए अब शेप की बात कर लो, साइज की बात कर लो। तो शेप कैसी है, मतलब न्यूक्लिएटेड है, सबसे पहले तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राउंड भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती हैं, बट दे शोज अमीबॉइड मूवमेंट, और अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से ही दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरीज, कैपिलरी से स्क्वीज होके बाहर आ जाती है, कहां पे, टिश्यूज में। और जब वो स्क्वीज होके कैपिलरी से टिश्यूज में आती हैं तो उस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं डायपेडेसिस, डायपेडेसिस, याद रह जाएगा ये प्रोसेस, ठीक। साइज आरबीसी से बड़े होते हैं, 12 to 20 न्यूमीटर इनका साइज होता है। यहाँ पे वो सारी चीजें होंगी जो आरबीसी में नहीं थी, यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है, दो मेजर ग्रुप हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। नाम से आपको पता चल जाएगा कि अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेन्युलर। अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं तो एग्रेन्युलोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ये स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी हुई है। कैसे, चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स की। एग्रेन्युलो मतलब ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट, तो ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है साइटोप्लाज्म में, ग्रेन्यूल्स नहीं है इन देयर साइटोप्लाज्म। चलिए कोई बात नहीं। तो ये स्मॉल साइज के लेकिन लार्ज न्यूक्लियस, साइज स्मॉल, न्यूक्लियस इनका बच्चों कैसा होता है, लार्ज होता है। अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड दे फॉर्म्स 20 to 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है जी। अब इसमें दो मेजर ग्रुप आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट के लिए ये बातें सही बैठते हैं कि इनमें भी स्मॉल साइज होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, और लिम्फोसाइट्स ही 20 से 25% बनाते हैं आरबीसी का। तो लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, टी और बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स भी आप कह सकते हैं। टी लिम्फोसाइट फर्दर हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स अलग अलग में डिवाइड हो जाती है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। तो देखिए डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है।
तो ये टी सेल हो गई, टी लिम्फोसाइट हो गई, और ये बी लिम्फोसाइट हो गई। ये इसका साइटोप्लाज्म और ये इसका न्यूक्लियस। दूसरा जो ग्रुप है, अच्छा ये काम क्या करती हैं? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करते हैं। दूसरी टाइप है बच्चों, ये ए है तो ये बी हो जाएगी, मोनोसाइट्स। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट आर नोन एज मोनोसाइट, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स हैं, अमीबॉइड शेप है, दे फॉर्म 6 to 8% ऑफ WBCs। इनके फॉर्मेशन के 30 से 40 घंटे बाद, आफ्टर 30 to 40 आवर्स इन ब्लड, वो एंटर कर जाती हैं, दे एंटर्स इनटू और दे रीचेस इनटू टिश्यूज, और जब ये टिश्यू में एंटर कर जाती हैं देन दे आर नोन एज मैक्रोफाज, मैक्रोफाजेस। तो मोनोसाइट आफ्टर एंटरिंग इन द टिश्यू आर नोन एज मैक्रोफाजेस एंड दे बिकम फैगोसाइटिक। ठीक है, तो ये सेल, ये इसका बड़ा सा न्यूक्लियस, तो ये क्या हो गई? मोनोसाइट। तो एग्रेनुलोसाइट क्लियर हो गई दोनों? अगर हो गई है तो अब दूसरे की बात कर लेते हैं बच्चों मेरे, ग्रेनुलोसाइट्स की बात कर लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट है, तो सबको पता है। ये है 3 टाइप के, और क्लासिफिकेशन का बेस मैंने बताया था, डिपेंडिंग अपॉन देयर, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, किस बेसिस पे? स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी। ये 3 टाइप की होती हैं बच्चों। तो जो सबसे पहली है दैट इज नोन एज इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस, कि ये सेल है, ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है, तो इस तरह से बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, तो वो क्या कहलाएगी? इओसिनोफिल। एंड दे स्टेन विद एसिडिक डाइज, स्टेन विद एसिडिक डाई। अब एसिडिक डाई कैसे याद रखोगे? कि जो नाम है ना वही एसिडिक डाई भी है, तो एसिडिक डाई का एग्जांपल क्या है? इओसिन, इओसिन एसिडिक डाइज। दे हैव सिमिलरिटीज विद लाइसोसोम, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम जैसे हैं। एंड फंक्शन की बात करें, दे शो रेस्पॉन्स टू एलर्जिक, रिलेटेड टू रेस्पॉन्स टू एलर्जिक कंडीशंस, या रिलेटेड टू एलर्जिक रेस्पॉन्सेज आप कह सकते हैं। टोटल WBC का 2 से 3% कौन बनाता है? इओसिनोफिल्स बनाते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप जो आ जाती है दैट इज बेसोफिल्स, इनमें 3 लोब्ड न्यूक्लियस होगा। तो ऐसे ही एक सेल, ये एक लोब मान लीजिए, ये दूसरी लोब मान लीजिए, ये तीसरी लोब, या इसको एस शेप्ड न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एसिडिक डाइज थी, तो यहां पे क्या हो जाएंगी? दे स्टेन विद बेसिक डाइज, और बेसिक डाई का एग्जांपल है मिथिलीन ब्लू या मिथाइलिन ब्लू भी आप कह सकते हैं, मिथिलीन ब्लू या मिथाइलिन ब्लू। बहुत कम 0.5 to 1% जो टोटल WBC का है वो ये बनाती है। लेकिन यहां पे 3 इंपॉर्टेंट केमिकल सीक्रेट होते हैं, दे सीक्रेट, दे रिलीज इज नंबर 1 हिपेरिन, नंबर 2 सेरोटोनिन, एंड नंबर 3 हिस्टामिन। ये 3 केमिकल यहां से सीक्रेट होते हैं। अब ये क्या क्या करते हैं? हिपेरिन तो नेचुरल ब्लड एंटीकोएगुलेंट है, नेचुरल ब्लड कोएगुलेंट, मतलब कि ब्लड को क्लोट नहीं होने देता। सेरोटोनिन है वैसो कंस्ट्रिक्टर, और वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या होता है? कि मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल है, तो वैसो कंस्ट्रिक्टर क्या करेगा? उसकी नैरोइंग कर देगा, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, और ये इसके उल्टा काम करेगा, ये है वैसो डायलेटर, कि ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, चौड़ा कर देगा, वाइड कर देगा। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेज दिखाते हैं, इंफ्लेमेशन, स्वेलिंग आप कह सकते हैं, रेडनिंग ऑफ स्पेसिफिक एरियाज, दे आर नोन एज
इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस। और तीसरी टाइप जो बच गई बच्चों मेरे, दे आर न्यूट्रोफिल्स। तो इनमें तो न्यूक्लियस ही हो गया मल्टीलोब्ड, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। अब ये दोनों के साथ एसिडिक एंड बेसिक दोनों डाइज के साथ स्टेन कर सकते हैं, इसलिए तो कैसे हैं, न्यूट्रल है। सबसे ज्यादा 60 to 65% ऑफ WBCs आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रोफिल्स। ये है फैगोसाइटिक, जो डेड डिकेड डेब्रिस होगा उसको खा जाएंगे, ठीक है, तो फैगोसाइटिक इन फंक्शन। तो ये तीन टाइप की ग्रेनुलोसाइट हो गई बच्चों, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। तो आरबीसी देख ली हमने डब्ल्यूबीसी की बात कर ली। अब तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप वही है, कौन सा, थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, यस, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। तो ये कलरलेस है, नॉन न्यूक्लिएटेड है। नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों, क्योंकि दे आर जस्ट सेल फ्रेगमेंट्स, ट्रू सेल्स नहीं है, सेल के फ्रेगमेंट है। अभी दिखाऊंगा कैसे। नंबर आरबीसी से कम, डब्ल्यूबीसी से ज्यादा, तो 1.5 to 3.5 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ये इनका नंबर होता है बच्चों। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। साइज, शेप, तो ये राउंड या ओवल डिस्क शेप हो सकते हैं। अब इनकी फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉर्मेशन कहां से होती है। तो मैंने बोन मैरो की बात करी थी, बोन मैरो की बात मैंने आपको बताई थी, है ना। और बोन मैरो में मैंने कहा था कि स्टेम सेल्स होती हैं, बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल में स्पेशल सेल्स कौन सी, मेगा कैरियोसाइट्स। तो स्टेम सेल की जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, मेगा कैरियोसाइट का मतलब जिसका न्यूक्लियस बड़ा सा हो, लार्ज न्यूक्लियस जिसका हो, मेगा का मतलब बड़ा, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, तो वहां से ये सेल फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो दे आर नॉट ट्रू सेल्स, दे आर जस्ट सेल फ्रेगमेंट्स विच आर फिल्ड विद थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना ब्लड क्लोटिंग का, तब आपको पता चलेगा, इट इज ए क्लोटिंग फैक्टर। अभी आप इतना याद रखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज ए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। अब यहां पे कोई न्यूक्लियस नहीं, दैट्स व्हाई दे आर जस्ट सेल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, लाइफ स्पैन, अच्छा एक चीज हम भूल गए वहां पे, अब मैं आपको बता देता हूँ। लाइफ स्पैन होता है 7 डेज, डब्ल्यूबीसीज में हम लाइफ स्पैन की बात करना भूल गए, वो आपको बताता हूं एक बार। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, आरबीसी का 120 डेज हो गया, इनका 7 डेज हो गया। तो लाइफ स्पैन में ग्रेनुलोसाइट्स 4 to 8 आवर्स इनका लाइफ स्पैन है। मोनोसाइट्स जो लार्जेस्ट हैं, उनका लाइफ स्पैन 10 to 20 आवर्स होता है। इसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट का जो लाइफ स्पैन है बच्चों, वो डेज भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है, थ्रू आउट लाइफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। तो दिस इज रिगार्डिंग लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो ये तीनों टाइप की हमारी सेल्स होगी। ब्लड की कंपोजिशन हमने देख ली बच्चों। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, यस, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। और मैकेनिज्म के साथ साथ एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, एक नहीं बल्कि दो चीजें हम डिस्कस करेंगे साथ में, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच फैक्टर। ये दोनों बातें भी हम डिस्कस करेंगे। अगर चीजें अभी तक समझ में आ गई है तो एक लाइक कर दीजिए, अदरवाइज अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिकी के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ लीजिए। कीप स्टडिंग।